नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, वो सीटेट को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेगमेंट है, पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जिसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूँगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। प्लस इस वीडियो के एंड तक आते-आते मैं कुछ ऐसे हैक्स आपको ज़रूर बताऊँगा, जिसमें कि आप लोग कम मेहनत करके एटलीस्ट 15 मार्क्स इस बहुत ही ईज़िली यहाँ से जो है वो गेन कर पाएँगे, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आइए शुरू करते हैं और एंड तक आते-आते वो हैक्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो हमारा बाल विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है? किन कौन-कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिससे एक बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन हैं केवल वंशानुक्रम, हेरिडिटी ओनली, केवल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ओनली, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से। इसको समझने के लिए, क्योंकि ये हर बार लगभग ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वंशानुक्रम जैसे माता-पिता हैं, उनकी जो जीन्स है वो जब बच्चे में आती है, उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है, या केवल पर्यावरण, उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो अगल-बगल का पर्यावरण एनवायरनमेंट है, क्या केवल उससे प्रभावित होती है या दोनों से? तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बच्चे का जो विकास है वो उसके वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है और उसके पर्यावरण से। उसके माता-पिता कितने भी बेहतर हों, अगर उसकी पर्यावरण अच्छी नहीं है, तो फिर उस बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा। अब बच्चे का पर्यावरण कितना भी अच्छा है, यदि उनके माता-पिता का जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, वो बेहतर नहीं होगा, तो भी विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है लर्निंग इज़ अ बेस्ट व्हेन, सीखना सबसे अच्छा कब होता है? जब ज़बरदस्ती सिखाया जाए, रोचक हो, दंड पर आधारित हो, या डर पर आधारित हो। आपने थोड़ा-सा भी अगर कहीं पढ़ा होगा, समझा होगा, तो बहुत ईज़िली आप इन क्वेश्चन, क्या किसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ाएँगे, तो उसके लिए अच्छा होगा सीखना? वो मेहनत करेगा। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो डर से, भय से, दंड से मतलब उसको आप डराएँगे कि हम आपको दंड देंगे, तो वो एक पढ़ने के लिए बैठेगा। लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, जब तक कोई सब्जेक्ट उसको इंटरेस्टिंग, रोचक नहीं लगेगी। यदि बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट रोचक लग जाता है, तो आप उसको फ़ोर्सफुली पढ़ाने की या डरा के पढ़ाने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, और वो ऑटोमैटिक बहुत बेहतर तरीके से उसको पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम अपने रियल लाइफ से भी ये चीज़ें समझ सकते हैं और रियल लाइफ में भी ये चीज़ों देख सकते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वो है द रोल ऑफ अ टीचर। एक जो टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, उनका जो भूमिका, उनकी जो भूमिका होती है वो क्या होनी चाहिए? एक तानाशाह की, एक फैसिलिटेटर की, मार्गदर्शक की, स्ट्रिक्ट कंट्रोलर, पूरी तरह से नियंत्रण रखे क्लास को, और मौन दर्शक। ऑप्शन फिर से एक बार समझिए। क्या किसी एक जो शिक्षक होता है, क्या उसको तानाशाह, तानाशाह का अर्थात होता है कि क्लास में बस मेरी चलेगी, अगर मैंने कह दिया कि ये क्वेश्चन का जवाब यही है, तो कोई भी बच्चा सवाल नहीं उठाएगा, ये तानाशाह होता है। मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। कठोर नियंत्रक, क्या क्लास में अगर वो बोल दिया कि किसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्लास में, तो सारे बच्चे एकदम चुप होने चाहिए, या कोई प्रश्न पूछ दिया तो उसको जवाब न देके नियंत्रण रखना, एक ये ऑप्शन है। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर, सॉरी साइलेंट ऑब्जर्वर, बिल्कुल मौन होकर क्लास में कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है, चुपचाप वो देखता रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वह है फैसिलिटेटर का। जो एक शिक्षक होता है उसको मार्गदर्शक होना चाहिए, बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बनता है, वो है चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, जो बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छा किससे सीखते हैं, कब सीखते हैं? पहला है फियर, पुरस्कार, दंड, और एक ऑप्शन है गतिविधि और अनुभव। अगर आप किसी बच्चे को डर से सिखाएंगे, तो उसका जो नॉलेज है वो कंक्रीट नहीं होगा, बहुत बढ़िया उसका नॉलेज नहीं होगा। केवल पुरस्कार, जब तक आप बच्चे को पुरस्कार देंगे तब तक वो पढ़ेगा, पुरस्कार देना बंद करेंगे, पढ़ाई उसकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। दंड, जब तक वो डर से पढ़ाएंगे, दंड देंगे, तब तक वो पढ़ेगा, और फिर भी वो जो नॉलेज होता है
वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। आप डरा धमका के याद करवा देंगे कुछ चीज़ें को और आसानी से फिर वो भूल भी जाएगा। लेकिन जो एक्टिविटी करके, जो अपने से एक्सपीरियंस करके अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है तो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रहता है। जैसे किसी बच्चे को फार्मूला एक बार को न बताया जाए, कोई क्वेश्चन उससे सॉल्व कराया जा रहा है और ऑटोमेटिक सॉल्व करते करते उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अपने से जब वो फार्मूला बनाएगा तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा और कभी भी उसको भूलेगा नहीं। गतिविधि कोई आपको उनको सिखानी है, जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, उससे कुछ एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाएंगे तो वो भी जो नॉलेज है वो लॉन्ग टर्म तक उसका चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बनता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? टीचिंग ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अच्छे बच्चों को पढ़ाना। टीचिंग ओनली वीक स्टूडेंट, कमजोर बच्चों को पढ़ाना। टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। सेपरेट स्कूल, अलग स्कूल। समावेशी, अगर इंक्लूसिव आप इस वर्ड का मतलब अगर समझे होंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। इंक्लूसिव मतलब होता है सबको एक साथ लेके चलना। समावेशन का मतलब, समावेशी का मतलब सबको एक समाहित करके, एक समावेश बना के सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना, चाहे वो तेज हों, चाहे कमज़ोर हों, चाहे एवरेज हों। देखिए यदि आप एक टीचर बनते हैं, चूंकि आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर के लिए कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके क्लास में बहुत तेज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे मिलेंगे जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे बच्चे मिलेंगे जो एवरेज होंगे और ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो बिलो एवरेज होंगे। उनकी सीखने की जो गति है, जो सीखने की क्षमता है, वो और बच्चों से थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो उन सभी को एक साथ लेके चलना, तेज बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाना, कमज़ोर बच्चों को उनके हिसाब से, एवरेज बच्चों को उनके हिसाब से, इसी को कहते हैं क्या? समावेशी शिक्षा। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टीचिंग ऑल स्टूडेंट टुगेदर, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण है वो क्या हो सकता है? अंकों के लिए पढ़ना, अगर एक बच्चा है वो पास होने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है, क्या वो आंतरिक प्रेरणा है? डर के कारण पढ़ना, उसको कहा गया है कि पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत मार खाओगे, ये आंतरिक जिज्ञासा के कारण पढ़ना, इनाम के कारण पढ़ना। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, आपको ऑप्शन है ऑप्शन सी। यदि एक बच्चा अपने जिज्ञासा की वजह से पढ़ रहा है, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन जिसको कहा जा सकता है, एक बच्चे के अंदर से जब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है, तब वो जब पढ़ाई करता है तो उसी को कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। और क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा के कारण जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा या प्रेरणा। देखिए एक बाहरी जो है वो प्रेरणा होता है कि जबरदस्ती आप किसी को लालच देके, दंड या भय दिखा के आप किसी से पढ़ाई करवाते हैं, तो वो बाह्य प्रेरणा होती है। एक आंतरिक प्रेरणा जो बच्चे के अंदर से मोटिवेशन आता है उसको कहा जाता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच क्लासरूम प्रैक्टिस सपोर्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कौन सी ऐसी कक्षा में प्रतिक्रिया है जो रचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करती है? रट कर याद करना, कोई भी चीज़ है बच्चे ने उसको रट लिया। शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, जो टीचर बोल रहा है बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं लेकिन वो बोलता चला जा रहा है, इसको शिक्षक केंद्र। समूह चर्चा और गतिविधियाँ या कठोर अनुशासन, क्या क्लास में आप पूरा डिसिप्लिन बना के रखे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको ज़बरदस्ती बैठा दे रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर से जो भावना है उसको आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो क्या इस टाइप की है? तो जो रचनावादी दृष्टिकोण कहता है कि अगर बच्चे हैं उनका ग्रुप डिस्कशन कराइए, आपस में जिनके जो भी अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको खुलकर बाहर आने दीजिए। समूह चर्चा और एक्टिविटीज़, अगर वो गतिविधियाँ करेंगे तो उनको जो सीखना होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी जो सीखने का तरीका है वो क्या है? तो एक बच्चे को आप आज़ाद छोड़ दे रहे हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र, त्रुटि और प्रयास और अनुबंधन। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ZPD। देखिए उदाहरण के लिए एक बच्चे को सीखने में, मान लीजिए आपने कुछ सिखाया है, आपको पता है कि बच्चे को आ रहा है
लेकिन आपने प्रश्न पूछा, लेकिन वो बच्चा बताने में कन्फ्यूज़न उसको हो रही है, बता नहीं पा रहा, आपने थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी। अब आपके हेल्प के बिना बच्चा यहाँ होता और आपने जैसे ही हेल्प की बच्चे ने बताना शुरू कर दिया और यहाँ पहुँच गया। इसी रेंज को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपने अगर कभी भी टीचिंग की होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प करते हैं, या आपने पेज बता दिया कि इस पेज में इस चीज़ का आंसर है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो बच्चे बताने लग जाते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको कहा जाता है ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच असेसमेंट बेस्ट इवेल्युएट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा मूल्यांकन उच्च स्तरीय चिंतन कि बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा चिंतन कर सकता है, कितनी अच्छी उसकी सोचने समझने की क्षमता है, कौन सा ऐसा इवेल्युएशन है जो बहुत अच्छे से इसको माप सकता है। आपके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल क्वेश्चनिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, परियोजना आधारित मूल्यांकन और ट्रू और फॉल्स। तो जो देखिए ट्रू और फॉल्स आप क्वेश्चन दे देंगे सही गलत बताना, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप उसका चिंतन का स्तर बच्चे का नहीं देख पाएंगे। मौखिक प्रश्न भी पूछेंगे तो भी बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ, लेकिन अब जब किसी बच्चे को आप जब प्रोजेक्ट देते हैं और कहते हैं कि ये हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप इसको घर से बना के लाइए, तो 10 बच्चों को आपने अगर सेम प्रोजेक्ट दिया है तो 10 बच्चे उसको अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। तो इससे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उनके चिंतन का जो स्तर है उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से माप सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चाइल्ड शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, दिस इंडिकेट्स। सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनको जब पढ़ने में कठिनाई होती है, कोई चीज़ वो पढ़ने में उनको समस्या होती है, तो उसके लिए कौन सा है। तो देखिए दो ही मेजरली आपसे 3 पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और ऑटिज्म। इसमें ऑटिज्म जो है वो ये दिखाता है हमें जब बच्चा अपने में ही मशगूल होता है, अपने से ही बात करना, जवाब नहीं देना, ये सब सारी समस्याएं होती है, तो उसको ऑटिज्म कहते हैं। एक वर्ड है डिसलेक्सिया। आप बच्चे को जैसे मान लीजिए आप उसको डी सिखा रहे हैं तो डी हमेशा वो ऐसे बना रहा है, जे इस तरीके से बना रहा है, एम उसको दे देना तो एम इस तरीके से बना रहा है, तो ये समस्या क्या है, डिसलेक्सिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा, पढ़ने से रिलेटेड जो समस्या है, तो उसके लिए डिस्ग्राफिया है। ग्राफ से आप याद कर सकते हैं, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो ग्राफिक होता है, तो ग्राफ से रिलेट करेंगे आप किसको, डिस्ग्राफिया का अर्थ होता है पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको कहते हैं हम लोग डिस्ग्राफिया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किया था, जिसको आपको मैंने हर एक जो ऑप्शन था कोशिश किया है इसको एक्सप्लेन करने का, और आपसे मैंने वादा भी किया था कि लास्ट में आपको कुछ मैं हैक्स बताऊंगा। तो हैक ये है कि आप एक बार ऑप्शन पढ़िए। आपने कभी अगर सीटेट कभी अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, या अगर आपने कभी पढ़ाया है तो आप उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर कि बच्चे को ध्यान में रख के, मतलब हम टीचर ज़रूरी नहीं है, पाठ्यक्रम कैरिकुलम ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चा है। ऐसा हम क्या करें, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें ये दिखाता है कि इस चीज़ में बच्चों को आगे रख के उनके ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वही ऑप्शन हमारा जो है वो सबसे सटीक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैं रेगुलर सीटेट संबंधित जो वीडियोज़ है वो आपके लिए बनाता रहूँगा। समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर दूसरा भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।